नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं द सुनामी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सदन में जाति की बात चली रही थी, जाति गर्मा गर्मी जाति पर चर्चा इस देश में शुरू हुई ही थी कि उसी के बाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। SC/ST के रिजर्वेशन को लेके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि उसमें अब राज्यों के पास अधिकार है रिजर्वेशन को सब कैटेगराइज करने का, उसका वर्गीकरण करने का, उनकी आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से। इसके बाद SC/ST को रिजर्वेशन को लेके इस पूरे देश में चर्चाएं शुरू हुई। कई जो बहुजन तबके के लोग हैं, जो बहुजन हितैषी हैं, बहुजनों के नेता हैं, उन सभी लोगों का इस पर बयान आना शुरू हुआ कि कितना सही और कितना गलत इसको माना गया। इनमें से अधिकतर लोगों का ये मानना कि वर्गीकरण रिजर्वेशन में आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से, उनकी आर्थिक संपन्नता के हिसाब से ये संविधान के मूल आधार के मूल भावना के खिलाफ है। आपको शुरुआत से बताते हैं, इसमें से 7 जजों, सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया और उसके बाद चर्चाएं शुरू हुई, जिसमें से जस्टिस पंकज मित्तल की बात से आप कितना सहमत हैं? आरक्षण सिर्फ पहली पीढ़ी को मिले, उसके बाद नहीं। ये जस्टिस पंकज मित्तल का कहना है। सदियों से आरक्षण, 100% आरक्षण लेने वाली कैटेगरी, जो कि वो 15% कैटेगरी इस देश की है, जो अभी गिनती हो तो हो सकता है वो 10% कैटेगरी इस देश की हो, वो उसका ये कहना, उस कैटेगरी के जज का ये कहना कि सिर्फ एक पीढ़ी को आरक्षण मिले, उसके बाद आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम है वो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता चला आ रहा है, उस पर कोई ऐतराज सुप्रीम कोर्ट के जज पंकज मित्तल को नहीं है। लेकिन SC/ST को, OBC को आरक्षण मिले तो सिर्फ एक ही पीढ़ी को मिले, उसकी अगली पीढ़ी को आरक्षण ना मिलने पाए, इसका पूरा ख्याल पंकज मित्तल साहब रख रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इस बयान पे, इस जजमेंट पे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसके बाद मैं अपनी भी राय रखूंगा कि क्यों जरूरी है कि जो सामाजिक व्यवस्था है इस देश की, उसके आधार पर आरक्षण दिया गया था, ना कि आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से। तो आज क्यों ये कन्फ्यूजन पैदा हुई, क्यों आर्थिक और सामाजिक दोनों व्यवस्थाओं के घालमेल में जज पढ़ के ये इस फैसला को सुनाया गया? जो कुछ लोग हैं उन लोगों के बयान में आप लोगों को सुना देता हूँ। पंकज कनौजिया, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनका ये कहना है कि SC और ST आरक्षण का वर्गीकरण असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए ही आरक्षण दिया गया था कि समाज में ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का और वैश्यों का क्या दर्जा है, और उसके बाद शूद्र में जो जातियां आती हैं, जो OBC बैकवर्ड SC/ST की जातियां हैं, उनका क्या दर्जा समाज में है, उसके आधार पर आरक्षण दिया गया था, ना कि उनकी आर्थिक व्यवस्था के आधार पे। उसके बाद डॉक्टर अनिल जयहिंद हैं, उनका कहना है कि दलित समाज में क्रीमी लेयर में आने के बाद क्या विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में क्रीमी लेयर वाले आरक्षित सीट से कैंडिडेट चुने जा सकते हैं या उसके कैंडिडेट बन सकते हैं? ये इसका भी जवाब सुप्रीम कोर्ट दे कि जिस तरीके से OBC में क्रीमी लेयर तय की गई है, अगर क्रीमी लेयर बनाई जाती है SC और ST में भी, तो क्या क्रीमी लेयर में आने वाले SC और ST समुदाय के लोग विधानसभा और लोकसभा का चुनाव आरक्षित सीट से लड़ सकते हैं? और क्या अगर मान लेते हैं 8 लाख क्रीमी लेयर जो OBC के लिए मानी गई है, उसी के आसपास की क्रीमी लेयर अगर SC/ST के लिए भी बनाई जाती है, तो क्या 8 लाख सालाना कमाने वाला आदमी विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है? इस बात का जवाब भी सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए। और मैं आगे और भी मुद्दे हैं जिन पे मैं बात करूंगा। डॉक्टर ऋतु सिंह का कहना है कि इस देश का मूल ढांचा ही दलितों और आदिवासियों के खिलाफ है। अगर वर्गीकरण करना है तो इस देश में संसद और सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए। लगातार कॉलेजियम सिस्टम के आधार पे किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किए जाते हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। और उसके बाद
SC और ST OBC में आरक्षण सिर्फ केवल एक ही पीढ़ी को मिले, ये किस हद तक सही है, ये बताइए। डॉक्टर यदु सिंह का ये कहना है। उसके बाद प्रकाश अंबेडकर साहब का कहना है कि संविधान की मूल भावना के खिलाफ है सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला। आगे बात करते, पीछे से जो शोर आ रहा है उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। LJPR यानी कि चिराग पासवान की जो पार्टी, जो कि NDA का हिस्सा है, इस समय वर्तमान में NDA सरकार का हिस्सा है, उसका ये कहना है कि SC और ST श्रेणियों को सब कैटेगरी में रिजर्वेशन वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पक्षधर नहीं है। उन्होंने भी इस फैसले की खिलाफत करी है। और अब मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ, प्रोफेसर विक्रम हरिजन है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, उनका भी यही मानना, SC ST के आरक्षण में क्लासिफिकेशन करने की सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी असंवैधानिक है। सदियों से अघोषित आरक्षण और EWS में सुप्रीम कोर्ट को कमी नहीं दिखाई देती। ऐसा क्यों है, इस पर सवाल चंद्रशेखर आजाद रावण ने उठाया है। वो मैं आपको दोनों के बयान सुनाने के बाद मैं इसका आपको बताऊंगा कि क्या मतलब है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों में से कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, क्या उन्हें हमारे दर्द का एहसास है? सबसे पहले वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट से शुरू होना चाहिए। ये आप बात समझिए कि SC ST जो कि विक्रम हरिजन ने कहा कि SC ST के आरक्षण में क्लासिफिकेशन करने की सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी असंवैधानिक है। सदियों से अघोषित आरक्षण और EWS में सुप्रीम कोर्ट को कमी नजर नहीं आती। जो सदियों से अघोषित आरक्षण इन 10% आबादी वाले लोगों को मिला हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट को गलती नजर नहीं आई। क्लोजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट को कोई गलती नजर नहीं आती। EWS आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट को, जो कि कई लोगों का मानना कि उस सुदामा कोटा में सुप्रीम कोर्ट को कोई गलती नजर नहीं आती, गलती नजर आई। और विभाजन की जरूरत अगर पड़ी तो वो पड़ी SC और ST के रिजर्वेशन में, ऐसा इनका मानना है। और वही मानना चंद्रशेखर आजाद रावण का भी है, जो कि नगीना से वर्तमान में सांसद हैं। उसके बाद JNU के प्रोफेसर है विवेक कुमार, उनका भी यही कहना कि मैं लंबे समय से लिख रहा हूं और बहस चला रहा हूं कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। तो फिर आप आर्थिक मानदंडों के आधार पर SC ST को आरक्षण से वंचित कैसे कर सकते हैं? ये आरक्षण दिया गया कि समाज में किस तरीके से व्यवहार SC और ST के लोगों के साथ किया जाता है, किस तरीके से समाज में उनको देखा जाता है, किस तरीके का व्यवहार किया जाता है, उसके आधार पर सामाजिक रूप से वो सभी लोगों की बराबरी कर पाए, इसीलिए आरक्षण लाया गया था। अब सवाल ये है, क्या वो जो सामाजिक रूप से उन लोगों के साथ जो व्यवहार किया जाता था, वो सामाजिक रूप से सभी लोगों के, ब्राह्मणों की बराबरी SC ST के लोगों ने कर ली है, सामाजिक रूप से क्षत्रियों की बराबरी SC ST के लोगों ने कर ली है? क्या इस वजह से ये आरक्षण इस तरीके इसमें बदलाव करने की जरूरत पड़ी? अगर ये नहीं हो पाया, सामाजिक रूप से ब्राह्मणों की बराबरी, क्षत्रियों की बराबरी, वैश्यों की बराबरी अगर OBC SC ST के लोग नहीं कर पाए हैं, तो वर्गीकरण की जरूरत क्यों है? आर्थिक आधार से इसको मापदंड मापने की जरूरत क्यों पड़ी? ये सवाल है। उसके बाद RJD की प्रवक्ता कंचना यादव का भी यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में वर्गीकरण नहीं करेंगे, EWS में वर्गीकरण नहीं करेंगे, बस वर्गीकरण SC ST आरक्षण में करेंगे। इसी को कहते हैं ब्राह्मणवादी सोच, आपका बांटेंगे अपना नहीं। तो ये कुछ लोग थे जिनका सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बयान काफ़ी खासा लोगों की असहमति, निराशा इस फैसले के बाद है। ये मैं भी इन सभी लोगों से सहमति जताते हुए अपनी बात रखता हूँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि सभी लोगों का ये मानना कि संविधान का मूल आधार है कि सामाजिक विषमता जो है इस देश में, SC ST लोगों को किस नज़रिए से देखा जाता है, वो महत्वपूर्ण है। जब तक सामाजिक रूप से बराबरी नहीं हो जाएगी, तब तक आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात आती ही नहीं है। मैं आगे मैं कुछ शब्दों का जो चयन करने जा रहा हूँ, उस अपने शब्दों के चयन के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इन शब्दों का चयन करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी और आप लोगों को समझाने के लिए भी ज़रूरी। जो समाज में जो आम चाल
की भाषा है, जिस तरीके के भाषा का प्रयोग लोग करते हैं, वो जैसे मैं उदाहरण के साथ आपको समझाना चाहता हूँ और शब्दों के लिए माफ़ी चाहता हूँ। जो कहावत कही जाती है, चोरी चकारी जो कहावत है, उसको हमारे समाज में लोग चोरी चमारी कहते हैं। अगर चोरी चमारी को चोरी बभनाई कोई कहने लगे या चोरी ठकराई कोई कहने लगे, तो इनको सामाजिक व्यवस्था का पता चलेगा। जब तक आप बीती नहीं होगी तब तक पता नहीं चलेगा। क्या लोगों ने चोरी चमारी कहना बंद कर दिया? अगर कोई थोड़ा गंदगी में रहता है, कोई अगर साफ सुथरे में नहीं रहता है, कोई अगर मान लीजिए हमारे घर में कोई सर्दियों में कोई 4 दिन नहीं नहाया है, तो उसको लोग भंगी कहने लगते हैं कि क्या भंगी पना मचाए हो। कोई अगर ढंग के कपड़े नहीं पहनता तो उसको ये बोला जाता है क्या भंगी पना मचाए हो। कोई ब्राह्मण पना मचाए हो इस तरीके से कोई बोलता है ये करने के बाद? कोई ठकुराई मचाए हो इस तरीके से कोई बोलता है ये अगर आप 4 दिन नहीं नहाते हैं तो? समाज में चमार, भंगी, मुसहर, इन जातियों का प्रयोग गाली देने के लिए किया जाता है। और जब तक इन जातियों का प्रयोग किसी को गाली देने के लिए किया जाएगा, अगर किसी को गाली देनी है चमार बोला जाएगा, किसी को गाली देनी है भंगी बोला जाएगा, तब तक सामाजिक व्यवस्था में बराबरी की बात नहीं आ सकती है। और जब तक सामाजिक व्यवस्था में बराबरी नहीं होगी, जब तक चमार और ब्राह्मण बराबर नहीं होगा, जब तक मुसहर और ब्राह्मण बराबर नहीं होगा, तब तक आप आर्थिक आधार पर आरक्षण को बांटने की बात कैसे कर सकते हैं? कुछ लोगों को बात बुरी लग जाएगी। अगर आज से चोरी चमारी की जगह चोरी बभनाई बोला जाए तो ब्राह्मणों को ये बात बुरी लगने लगेगी। तो आप बात को समझिए, किस वजह से ये जो तमाम जो बहुजन हितैषी लोग हैं, इन लोगों ने किस वजह से विरोध किया, इस फैसले का समर्थन नहीं दिया, उसका कारण ये है कि जैसा कि चंद्रशेखर आजाद रावण ने पूछा कि उन 7 जजों में से कितने आदिवासी थे, कितने दलित थे। वो लोग कितना दर्द जानते हैं आदिवासी लोगों का, कितना दर्द जानते हैं ब्राह्मणों का, ये आपको समझने की जरूरत है। कुछ लोगों का मानना है कि एससी का सारा हक चमार खा गए, यानी कि जाटव, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोला जाता है, जाटव खा गए। कैसे खा गए? उन जजों में से कितने जज चमार थे सुप्रीम कोर्ट के? इस लोकसभा में कितने सांसद चमार हैं? कितने केंद्रीय विद्यालयों में प्रोफेसर चमार हैं? कितने वीसी चमार हैं? उत्तर प्रदेश या फिर इस देश के कितने एसपी डीएसपी चमार हैं? कितने डीजीपी चमार हैं? किस आधार पे आप बोलते हैं कि एससी का हक चमार खा गए और चमार जो है एक बहुत संपन्न जाति में अब हो गई है? कुछ लोग बोलते हैं कि ओबीसी का हक यादव खा गए। आप इन्हीं आधारों पर नाप लीजिए कि कहाँ यादव, किस जगह पे यादव है, कितने डीएसपी यादव हैं, कितने एसपी यादव हैं, कितने सांसद और विधायक कितने यादव हैं, कितने प्रोफेसर यादव हैं और कितने ब्राह्मण हैं। 3% आबादी के लोग कितने हैं? आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी जब तक नहीं मिलेगी, जब तक सामाजिक समानता इस देश में नहीं आएगी, तब तक आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात करना बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, अन्याय है। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कई सारे लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। हालांकि जब तो काफ़ी सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपकी राय मैं पढ़ूंगा और आप उसके हिसाब से अगर कुछ होता है तो जवाब देने की मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक की नमस्कार।